बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सीएनएस फार्माकोलॉजी। तो सीएनएस फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं और आई थिंक ये लास्ट ही वीडियो होगी सीएनएस के ऊपर। बाकी सारा हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सारी वीडियोस आपको फार्माकोलॉजी हाई यील्ड पॉइंट्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेनली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन को एंटागोनाइज करने वाला स्ट्राइचिनिन है, जबकि एक साइटोटोनिक न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ग्लूटामेट और अस्पार्टेट होता है। ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर पर जाके काम करता होता है और आपको पता है कि जो केटामीन है वो ग्लूटामेट को ब्लॉक कर देती है। बेंजोडाइज़ेपिन ने और बार्बिटूरेट ने दोनों ने गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल के ऊपर जाके बाइंड करना होता है, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन ने फ्रीक्वेंसी को, जबकि बार्बिटूरेट ने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है जितना ज्यादा स्टीपर होगा उतना ज्यादा ड्रग टॉक्सिक होगी और इसकी सेफ्टी कम होती रहेगी। जो बेंजोडाइज़ेपिन है उनका जो स्लोप होता है वो रिलेटिवली लेस स्टीप होता है। दैट मीन्स कि जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है वो रिलेटिवली ज्यादा सेफर होती है एज कम्पेयर टू बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट पोरफायरिया को प्रेसिपिटेट कर सकती है। बसपीरोन सेरोटोनिन 1A का पार्शियल एगोनिस्ट होता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको लेने के बाद कोई सिडेशन नहीं होती। जबकि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एसएसआरआई और बेंजोडाइज़ेपिन होती है। अगर बेंजोडाइज़ेपिन, ज़ोलपिडिम, ज़ालेप्लोन और एज़ेपिक्लोन की पॉइजनिंग हो जाती है तो इस केस में फ्लोमाजेनिल यूज करते हैं। एक्यूट मैथनॉल पॉइजनिंग की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेटिनल ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी मैथनॉल आइस को नुकसान पहुंचाती है, जबकि थाइलिन ग्लाइकोल नेफ्रोटॉक्सिक होती है। मिथाइलिन और इथाइलिन ग्लाइकोल इन दोनों की पॉइजनिंग के लिए जो एंटीडोट होता है वो फॉर्मापिजोल होता है और इसके अलावा हम एथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। एथेनॉल की पॉइजनिंग के केस में हमने इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है, इंट्रावेनस डेक्सट्रोज देना है और विटामिन B1 थायमीन देना है ताकि वर्निकियस कोर्साकॉफ सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सके। एथेनॉल विड्रॉल सिम्पटम को ट्रीट करने के लिए आपने वही इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को ट्रीट करना है, डेक्सट्रोज देना है और ड्रग्स देनी है, ओके, लाइक डायजेपाम है और मेथाडोन है। जबकि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के लिए मिमोनिक होता है A से कैम्प्रोसेट, N से नाइट्रेक्सोन और D से डाइसल्फिराम। जब डाइसल्फिराम देते हैं तो डाइसल्फिराम रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं, लाइक हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन मेट्रोनिडाजोल की वजह से हो सकता है, सिफोटिटान, सेफपराजोन, सिफामेंडोल और ग्रेसोफ्लेविन की वजह से देखने को मिलता है। पार्शियल और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग और चॉइस होती है, कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन होती है। तो उसको याद किस तरह से करना है? इसको याद इस तरह से करना है कि एक कॉलेज होता था जिसका नाम था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिशियन। तो गवर्नमेंट जी से ग्रैंड और कॉलेज है तो कार्बामेज़ेपिन और फिजिशियन है तो वो फेनेटोइन होता है। एब्सेंट सीजर या पेटेंट माल सीजर को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इथोसुक्सामाइड होती है। मायोक्लोनिक सीजर के लिए वेल्प्रोइक एसिड है। फिब्राइल सीजर के लिए डायजेपाम है। स्टेटस एपिलेप्टिकस को याद करने का मिमोनिक है PLD। फेनेटोइन होती है। इसके अलावा L से लेमोट्रिजिन बनती है और D से डायजेपाम वगैरह बन सकती है। जिंजवल हाइपरप्लेजिया फेनेटोइन की वजह से होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामेज़ेपिन होती है। गाबापेंटिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, जो MAC वैल्यू होती है वो पोटेंसी को इंडिकेट करती है, यानी जिसकी MAC वैल्यू मिनिमल एल्वियुलर कंसंट्रेशन हाई होगी उसका पोटेंसी रिलेटिवली कम होती है। नाइट्रस ऑक्साइड का MAC सबसे ज्यादा हाई होता है, 100% से भी ज्यादा होता है। दैट मीन्स उसकी पोटेंसी काफी ज्यादा कम होती है। जबकि हेलोथेन का MAC सबसे कम होता है 0.75, लेकिन उसकी पोटेंसी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रस ऑक्साइड। ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, ये एनेस्थेटिक के रेट ऑफ ऑनसेट और रिकवरी को इंडिकेट करता है, उनके रेट को इंडिकेट करता है। जिसका ब्लड गैस पार्शियल कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट कम होगा उन एनेस्थेटिक का ऑनसेट और रिकवरी दोनों फास्टर होगी। हेलोथेन का कह सकते हैं कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो रिलेटिवली हाई होता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड का रिलेटिवली लो होता है। दैट मीन्स कि नाइट्रस ऑक्साइड का फास्ट ऑनसेट होता है और फास्ट रिकवरी होती है। हेलोथेन को लेने की वजह से हेपेटाइटिस और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है। अब हेपेटाइटिस और हाइपरथर्मिया दोनों ही H से बन रहे हैं। इसके बाद है डेस्फ्लोरिन। डेस्फ्लोरिन रिस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट कर देती है तो उसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, ओके। आगे लिखा हुआ है कि जो एक्शन ऑफ थायोपेंटोन फिनिश हो जाता है जब ड्रग की रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए ड्रग और चॉइस कीटामीन होती है जो NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, हेलुसिनेशन वगैरह करवा सकती होती है। ओके, फेंटेनाइल जो कि ओपियाइड एनाल्जेसिक है उसको इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से चेस्ट वाल रिजिडिटी हो सकती है। फेंटेनाइल कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टेनिसिया, पता नहीं ये नजर ही नहीं आ रहा, न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया। न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया कब अचीव होता है? जब फेंटेनाइल और ड्रोपेरिडोल, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी इन तीन चीजों को कंबाइन कर देते हो तो इसका मिमोनिक होता है फाइंड। ओके, फाइंड कर लेना, फेंटेनाइल, डोरोपेरिडोल और नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी वजह से न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया हो जाता है।
अब यहाँ पर पता नहीं मिस प्रिंट हुए हुए हैं। अब वो कौन सा एनेस्थेटिक है जिसके साथ एंटीमेटिक नहीं देना पड़ता, यानी वो कौन सा एनेस्थेटिक होता है जिसके पास एंटीमेटिक एक्टिविटी होती है, तो उसका नाम है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल का इंडक्शन और रिकवरी दोनों फास्टर होते हैं, डे सर्जरी के लिए अप्लाई होता है। ओके इसके बाद इंपॉर्टेंट हम लोकल एनेस्थेटिक जब अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई एपिनेफ्रिन ऐड करते हैं, लेकिन कोकेन के मामले में ऐड नहीं करते। अब एपिनेफ्रिन क्यों ऐड करते थे, ताकि उसके सिस्टमिक इफेक्ट या सिस्टमिक साइनोसेप्टम ना आए, ओके, और रिक्वायर्ड डोज उसको कम कर सके। ओके ठीक हो गया। अब लिखा हुआ है कि जो फाइबर्स होते हैं उनका एनेस्थीसिया डिपेंड करता है कि उनका डायमीटर क्या है। सबसे पहले टाइप सी फाइबर की एनेस्थीसिया होता है, फिर बी की, फिर ए की बारी आती है, और रिकवरी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। पेन फाइबर सबसे पहले एनेस्थीसाइज्ड होते हैं क्योंकि वो फास्ट कंडक्टिंग होती है। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा एनेस्थीसिया के अंदर चला गया है तो उसको चेक करने के लिए हम आई लैश रिफ्लेक्स वगैरह करते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के अंदर ट्यूबरकुलिन है जो कि हिस्टामिन को रिलीज करा देती है। जो मीवाकोरियम है शॉर्ट एक्टिंग है, मीवाकोरियम और ट्यूबरकुलिन दोनों हिस्टामिन को रिलीज करवा देती है। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के लिए या क्यूरारी के लिए एंटीडोट नियोस्टिग्मिन होता है। ठीक हो गया। आगे अजीब सी बात लिखी गई है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस डेंट्रोलिन है। लीवोडोपा और कार्बिडोपा को इसलिए मिला के देते हैं ताकि जो लीवोडोपा के साइड इफेक्ट सिस्टमिक लेवल के ऊपर कम आए और डोज को हम कम से कम देना पड़े लीवोडोपा की। वैसी ड्रग्स जो डोपामिनर्जिक होती है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होती है, तो इनको देने की वजह से ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो सकता है। ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन एगोनिस्ट होती है, पार्किंसनिज्म के अंदर, हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन ब्रोमोक्रिप्टिन को यूज करने की वजह से इरिथ्रोमिलाल्जिया हो सकता है। एमेंटेडिन की वजह से लिबिडो रेटिकुलरिस हो सकता है जिसको रेड लाइक स्किन कहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्रेडिकाइनेसिया को इंप्रूव नहीं कर सकती। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो टिपिकल वाली होती है वो पॉजिटिव, जबकि एटिपिकल वाली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एलिमिनेट कर देती है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम किसके, शिज़ोफ्रेनिया के। ओके जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए एंटी मस्करिनिक ड्रग देती है, तो इनको हम कह सकते हैं ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। ओके ठीक हो गया। आगे हम चले जाते हैं इसकी तरफ। हेलोपेरिडोल की वजह से न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है। थियोरोडेजिन की वजह से रेटिनल डेपोजिट हो सकती है। जिप्रासोडोन की वजह से क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है। ओके क्लोजामिन की वजह से ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाता है। मॉर्फिन पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एमआई और कैंसर वाले पेशेंट में जिनमें काफ़ी ज़्यादा क्रशिंग पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो ओपियाइड एनाल्जेसिक होती है उनके डिपेंडेंस वाले साइनोसेप्टम हर एक एक्शन पे होते हैं, सिवाय कॉन्स्टिपेशन और मियोसिस, उनकी टॉलरेंस या डिपेंडेंस नहीं होती। और तमाम ओपियाइड एनाल्जेसिक मियोसिस करवाते हैं सिवाय एक ही, वो मैपेरिडीन है जो कि मिलिट्रियासिस करवाता है। अगर पिन पॉइंट पीपल आ जाएगा सिनेरियो के अंदर तो आपने ओपियाइड को लिख देना है। ओपियाइड ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए नैलॉक्सोन देते हैं। ओके एंटी ट्यूसिव ओपियाइड के अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन और कोडीन है, जबकि जो डायरिया को ट्रीट करने के लिए लोपरामाइड है और डाइफिनॉक्सलेट होती है। यूरिनरी अर्जेंसी को ट्रीट करने के लिए एनयूरिसिस को ट्रीट करने के लिए इमापेरामिन यूज करते हैं। ओके इसके बाद जो क्लोमीपेरामिन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो SSRI होती है। डिलॉक्सिटिन क्रोनिक न्यूरोपैथी पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जब हो सकती है जब आप मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और TCA को साथ मिला के ले लोगे, लेकिन अगर आप मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को SSRI के साथ मिला के ले लोगे तब सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। SSRI की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, स्पेसिफिकली फ्लॉक्सिटिन की वजह से, और फ्लॉक्सिटिन का सबसे ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शन होता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो फ्लॉक्सिटिन होती है ये इंड्यूसर है या इनहिबिटर है, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी वीडियोस कवर हो जाती है फार्माकोलॉजी हाई यील्ड पॉइंट की। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट पूछ रहे हो कि ये कौन सी किताब है, तो ये MBM फार्माकोलॉजी के अंदर थेरोपैटिक्स है जो PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है।